हेलो बच्चों, 99 देखकर आपको ऐसा लगेगा कि सर ने कुछ ये चैप्टर का पेड कोर्स निकाला है 99 रुपीज में पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला है। नहीं बच्चों, 9 मतलब चैप्टर नंबर 9 एंड 9 मतलब मैंने सिर्फ ओनली 9 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर 1 शॉट में कवर कर लिया। मतलब मैंने ऐसे 9 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, उसमें हमारा ये चैप्टर नंबर 9 पूरा कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा इस वीडियो का थंबनेल है 99। तो बच्चों, आप लोगों को शायद जो पता ना हो, जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हो, तो इन लोगों को पता चल जाए कि हमने ये रिएक्शन सीरीज स्टार्ट की है। इसमें जो चैप्टर्स एमसीक्यू पोर्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए, उसको हम वन शॉट में काफी शॉर्ट में कुछ अलग अंदाज में कवर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए कुछ देर नहीं करते हैं, चैप्टर नंबर 9 के जो हमारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड 9 क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने थोड़े बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन लिए हुए। पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस सेंट्रल मेटल। यहां पर जो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है उसकी प्राइमरी वैलेंसी बच्चों क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर और वी कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। तो हमारे यहां पर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, मैंने यहां पर आपको लिख कर दिया हुआ है सभी नेगेटिव आयंस के चार्जेस एंड न्यूट्रल जो हमारा EN इथेन 1,2 डायमाइन है उसका भी मैंने चार्ज यहां पर आपको लिखकर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कोबाल्ट का यहां पर चार्ज और वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनता है +3। सो यहां पर आंसर रहेगा हमारा C। चलिए सेकंड क्वेश्चन है सेकेंडरी वैलेंसी वाला। तो नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मींस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल। जो हमारा यहां पर सेंट्रल मेटल आयन है क्रोमियम, तो उसके अराउंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बच्चों उसमें 4 एमोनिया मॉलिक्यूल्स, हमें पता है कि एमोनिया यूनिडेंटेट है, वो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, अभी दूसरा बचा OX ऑक्सैलेट, वो डाइडेंटेट है, तो उसके दूसरे 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तो टोटल बने 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स व्हाई आंसर इज 6 मींस C। ओके, चलिए अभी आगे जो मैंने क्वेश्चन 3 एंड उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने पर्टिकुलरली डिफरेंट तरह के 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा एंड देन उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन क्या है, हमें 1 मोल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 दिया है। अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो 3 आयंस जनरेट कर रहा है। उसके बाद अभी आगे हमें क्वेश्चन में बताया है 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा कॉम्प्लेक्स है 4 ऑप्शन में से वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा वो कॉम्प्लेक्स को अगर हम AgNO3 में डिसॉल्व कर रहे हैं, वो बता रहे हैं इट रिएक्ट विद दी 2 मोल्स ऑफ AgNO3 एंड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ AgCl। ये जो पूरा लाइन है काफी इंपॉर्टेंट, यहां पर जो की स्टेटमेंट MCQ सॉल्विंग ट्रिक यहां से निकलती है बच्चों। तो पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों लोग। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है रेडी, अगर उस कॉम्प्लेक्स को हम AgNO3 में डिसॉल्व करते हैं एंड AgNO3 में से Ag प्लस एंड अपने जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में से Cl माइनस दोनों कंबाइन होकर AgCl के प्रेसिपिटेट जनरेट करेंगे। लेकिन प्रेसिपिटेट जनरेट करने के लिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में हमारा क्लोरीन जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके आउटसाइड होना चाहिए। अगर वो आउटसाइड नहीं है और इनसाइड एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है बच्चों, तो उसको हम किसी भी कंपाउंड में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्लोरीन एंड जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। मतलब अगर हमें प्रेसिपिटेट चाहिए तो हमें क्या करना है, क्लोरीन एज ए काउंटर आयन बाहर होना चाहिए। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चों उसमें से ऑप्शन नंबर A वो तो वैसे ही निकल गया। चलिए अभी बात करता मैं ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि B जो हमारे उसमें, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक क्लोरीन दिया हुआ है लेकिन ओनली 1 क्लोरीन है और हमें यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 2 मोल्स ऑफ AgCl। मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन होने चाहिए, वो 2 Ag प्लस के साथ कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ AgCl जनरेट करेंगे। तो ऑप्शन बी वैसे निकल गया। अभी बचा ऑप्शन C एंड D। तो बच्चों यहां पर हमारा आंसर रहता है ऑप्शन C। क्यों? ओके, मैं पहले डिस्कस करूंगा डी क्यों नहीं है।
जो हमारा डी ऑप्शन है। तो बच्चों यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमें लिगेंड कितने चाहिए 6। तो यहां पर बच्चे लोग आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी लास्ट वाला है उसमें 4 एमोनिया एंड 1 क्लोरीन मतलब कि 5 लिगेंड हो रहे, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वही गलत दिया हुआ है। दूसरी बात, हमें एमोनिया ब्रैकेट के बाहर एज ए काउंटर आयन दिया हुआ है, वो ऐसे हम नहीं ले सकते। तो अभी बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन है, तो अगर ये जो ऑप्शन सी हमारा उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स 2 क्लोरीन, तो कितने आयन जनरेट हुए 3। तो हमारा जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट था वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल यहां पर हो रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो 3 आयंस जनरेट कर रहा है। चलिए वो तो बात खत्म हुई। दूसरा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 2 क्लोरीन है, 2 Ag प्लस के साथ कंबाइन होकर वो क्या फॉर्म करेगा 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए सी। चलिए इसी तरह के एक आगे न्यू क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें भी कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 3। सेवरल, अभी यहां पर कीवर्ड एक दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड बच्चों हमें आगे काफी हेल्पफुल रहने वाला है। विथ एमोनिया, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोरीन आयन विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जो आगे वाला क्वेश्चन था उसी तरह का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर जो सारे ऑप्शन दिए हुए उसमें सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है कि जिसमें कोबाल्ट के साथ तीनों के तीनों क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर ही है। रेडी, विल नॉट गिव टेस्ट मतलब कि कोई भी क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं होना चाहिए, घर से बाहर निकलना मना है, लॉकडाउन है, मतलब सभी क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर होंगे तभी वो AgNO3 के Ag प्लस के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट जनरेट नहीं करेगा। तो दूसरे जो A, C एंड D ऑप्शन दिए हुए बच्चों, उन सभी में जो क्लोरीन है सभी क्लोरीन तो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी। अभी दूसरी बात, जो एमोनिया दिए हुए बच्चों, तो एमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, वो एज ए काउंटर आयन हम ब्रैकेट के बाहर नहीं लिख सकते। तो सभी एमोनिया हम अगर अंदर डाल रहे हैं तो आप यहां पर मैंने जो नोट्स लिखकर दी हुए आप देख सकते हैं उसमें कि यहां पर किसी ना किसी में 1 या 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है, तो ऑब्वियसली वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl के प्रेसिपिटेट जनरेट करेगा। तो आंसर बनेगा क्या, बी। ओके बच्चों, चलिए अभी मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया टॉपिक लिया है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर का आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहां पर मैंने एक जनरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखाया हुआ है, उसमें बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह का रहता है। पहले पॉजिटिव काउंटर आयन रहता है, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो लास्ट में रहता है नेगेटिव काउंटर आयन, और बीच में जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है मेटल एंड लिगेंड। अभी IUPAC नेम जब हम लिखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या रहता है, पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन का नेम, उसके बाद हम मेटल का नेम नहीं लिखते, लिखते हैं हम लिगेंड्स के नेम 1 2 3 जितने भी लिगेंड्स हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल, और अगर पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है एंड काउंटर आयन नेगेटिव है तो फिर लास्ट में रहता है नेगेटिव काउंटर आयन का नेम। तो यहां पर जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स K3FeCN6, उसमें K मतलब पोटेशियम, अभी बात रही CN तो उसके लिए हम साइनो वर्ड यूज करते हैं, तो हेक्सा साइनो। अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जो हमारा आयरन है, रेडी, उसमें हम क्या लिखेंगे, फेरेट, उसके पीछे सफिक्स आएगा ATE, फेरेट, रेडी, एंड Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, CN का -6 चार्ज रहेगा, पोटेशियम का +3 रहेगा, तो Fe का भी +3 रहेगा। तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3, ओके, तो आंसर रहेगा हमारा C। चलिए अभी आगे एक मैं नया टॉपिक ले रहा हूं, आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इट इज द हार्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9। काफी बार हमारा स्टेट बोर्ड एग्जाम, नीट, EIEEE, जी, जो सारी एग्जामिनेशंस जो नेशनल लेवल की कंडक्ट करते हैं उसमें ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए 6A एंड 6B, दोनों एक ही तरह का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब कि हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है डज नॉट पजेस
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चों लोग आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए दो कंडीशन है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें फर्स्ट पहला क्या होना चाहिए, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना चाहिए। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट हैव किलेट लिगेंड, मतलब कि उसमें एक मिनिमम एक तो होना ही चाहिए डाई ट्राई डेंटेट वाला कोई भी किलेट लिगेंड, मतलब डाई ट्राई वैसा कोई भी एक लिगेंड मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। तो बच्चे लोग हम यहां पर देखेंगे तो जो हमारा ऑप्शन पहले में 6A में जो ऑप्शन C एंड D है उसमें पहले तो देखा जाए तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो तो वैसे ही निकल गए। चलिए अभी रहे ऑप्शन A एंड B, तो उसमें जो ऑप्शन A है उसमें CN इट इज अ यूनिडेंटेड, मतलब कि इसको हम किलेट लिगेंड में कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर अभी आंसर बचा क्या, B, उसमें जो C2O4 दिया हुआ है ऑक्सलेट वो किलेट लिगेंड है, मतलब वो डाइडेंटेट है। रेडी, अभी जो क्वेश्चन नंबर जो B है 6B उसमें क्या पूछा है, डज नॉट पजेस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चे लोग आपको यहां पर दिख रहा है ऑप्शन A, ऑप्शन C एंड ऑप्शन B, तीनों में EN इथेन 1,2 डाइएमाइन डाइडेंटेड लिगेंड दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो बचा ऑप्शन D जिसमें 3 एमोनिया एंड 3 क्लोरीन दिए हुए, तो एमोनिया एंड क्लोरीन बोथ आर यूनिडेंटेड, तो यहां पर आंसर रहेगा D। ओके बच्चों, चलिए तो अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद हम आगे बढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। तो 7A जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ इसमें हमें पूछा गया कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं लास्ट ऑप्शन डी से पहले। तो जो ऑप्शन डी है उसमें 3 लिगेंड EN सभी के सभी डाइडेंटेट है, तो ऑब्वियसली इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, सिर्फ ओनली उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रहेगा, तो डी तो निकल गया। अभी बचा सी, तो यहां पर सी में हम लोग बच्चे देख सकते हैं 4 एमोनिया है, एक EN दिया हुआ है। रेडी, चलिए तो उसमें ऑप्शन सी में 4 एमोनिया और एक EN, उसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बन सकता। उसी तरह से ऑप्शन ए है उसमें 5 एमोनिया है एंड एक Br है, तो उसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस ट्रांस अगर हमें दिखाना है तो उसको हमें बाजू बाजू मतलब कि साइड एडजेसेंट साइड पर रखना है, हमें आमने सामने अपोजिट डायगोनली क्रॉस में रखना है, तो ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में पॉसिबल नहीं बनता है। तो बचा ऑप्शन बी जिसमें 2 हमें EN मतलब इथेन 1,2 डाइएमाइन दिए हुए और 2 एमोनिया दिए, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर दिखा है, तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो आंसर रहेगा बी, बॉम्बे। चलिए अभी आगे हम ऐसा क्वेश्चन रहे जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों को साथ में कवर करेंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो बोथ जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चे लोग हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे। जो हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है उसमें ओनली जियोमेट्रिकल पॉसिबल है। आप पूछेंगे कैसे, तो यहां पर बच्चे लोग आप देखेंगे 4 एमोनिया यूनिडेंटेड, उसके बाद ACO माइनस, तो वो भी यूनिडेंटेड है। रेडी, तो ओनली जियोमेट्रिकल पॉसिबल है। ऑप्टिकल के लिए एक किलेट मतलब कि डाइडेंटेड ट्राइडेंटेड वाला लिगेंड चाहिए। चलिए अभी ऑप्शन सी में पहले लेता हूं। तो ऑप्शन सी में देखेंगे C2O4 सभी के सभी ऑक्सलेट ही है, तीनों के तीनों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन ऑप्शन सी विल शो ओनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ए ओनली जियोमेट्रिकल, सी ओनली ऑप्टिकल। अभी बात रही डी की, तो डी में एक EN दिया हुआ है, दूसरा 2 क्लोरीन दिया हुआ है, तो चलिए मान लेते शायद मे बी ये जियोमेट्रिकल शो कर सकता है, लेकिन ऑप्टिकल तो नहीं ही करेगा, क्योंकि जो कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए वो कंडीशन क्या है, आवर कॉम्प्लेक्स मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर EN के 2, क्लोरीन के 2, तो टोटल बने कितने 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन, अभी ओनली ऑप्शन बी, बॉम्बे। तो उसमें किलेट लिगेंड भी है एंड जियोमेट्रिकल भी ये शो कर सकता है, तो हमारा आंसर रहेगा बी, बॉम्बे। ओके चलिए अभी आगे 7 में क्वेश्चन सी काफी सिंपल सा लिया, लेकिन एक न्यू टाइप का नेम है, इसलिए यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन शो फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमरिज्म। बच्चे लोग आपको पता होना चाहिए कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में होता है, और यहां पर जो मैंने कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है मेटल
A3 B3 टाइप का जो भी कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो यहां पर जो हमें ऑप्शन बी बॉम्बे दिया हुआ है सिर्फ उसमें ही 3 एमोनिया एंड 3 NO2 दिए हुए, तो ओनली ऑप्शन बी शो दिस काइंड ऑफ फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमरिज्म। ओके बच्चों, चलिए तो अभी आइसोमरिज्म के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में। तो यहां पर जो 8A क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए मैक्सिमम तो बाद में, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि हमें जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए इन सभी कॉम्प्लेक्स की मैंने आपको डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दिखाई है। तो इनमें से बच्चों हमें यह देखना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स में मिनिमम एक तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर उसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करेगा। रेडी, 2-3 है वो तो अच्छी बात है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं यहां पर आप सभी में देख सकते हैं, तो ओनली ऑप्शन बी हैज ए 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। दूसरे सारे जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए उसमें तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करना यहां पर नाजायज है। राइट, तो चलिए तो अभी यहां पर जो सभी कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, आंसर रहेगा हमारा बी। ओके, चलिए इसी तरह का एक EIEEE में एक क्वेश्चन आया था 2003 में, जो हमारा बी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5.96। मतलब कि बच्चों यहां पर जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किसी में भी 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए एंड सी में जो Fe है वो +3 स्टेट में है, ऑप्शन बी एंड डी में Fe है वो +2 स्टेट में। तो +2 एंड +3 स्टेट में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है मैंने डिटेल आपको यहां पर दिखाया हुआ है। तो बच्चे लोग आप यहां पर देख सकते हैं कि जो +3 वाला है उसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि हमारा आंसर ए या सी उन दोनों में से कोई एक होने वाला है। चलिए अभी ऑप्शन ए है उसमें NH3 एमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रिपल्सन वो क्या करेगा, जो Fe के 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा, Fe में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका रीअरेंजमेंट होगा, एंड ये जो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो 5 अनपेयर नहीं रहने वाले, उनका पैरिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी नहीं रहेगा। अभी हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो उसमें दिया हुआ है H2O और H2O हमारा वीक लिगेंड है, मतलब कि वो जो d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन से वो sp एंड जो पीछे वाला जो d है 4d उसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड हो गए और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बन रहा है। तो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बने, 5। अगर हम जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आंसर नियरली 5.8, 5.9, 5.96 अराउंड बन सकता है। ओके, चलिए तो अभी आगे एक नया टॉपिक मिल रहा हूं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में। हमारा जो क्वेश्चन है सिलेक्ट मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इनमें से हमें मोस्ट स्टेबल सिलेक्ट करना है। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि सभी में Fe दिया हुआ है, लिगेंड डिफरेंट चेंज हो रहे हैं, तो मैं लिगेंड के ही बारे में बात करूंगा। यहां पर जो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दिया उसमें जो लिगेंड है H2 एंड क्लोरीन वो दोनों वीक लिगेंड है, तो ऑब्वियसली वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेटल के साथ नहीं फॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स में कंसीडर हम नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं ऑप्शन बी की, उसमें जो Cn- है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो शायद वो आंसर बन सकता है। ऑप्शन सी कलकत्ता, उसमें दिया है C2O4, वैसे देखा जाए तो ये वीक लिगेंड है, लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड क्या है, वो किलेट लिगेंड है। तो बच्चों यहां पर आंसर हमारा बनता है सी। आप लोग पूछेंगे कि हमारा ऑप्शन बी में जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो फिर आंसर सी क्यों लिया? बिकॉज बच्चों कि यहां पर जो C2O4 किलेट लिगेंड है, डाइडेंटेड है, तो ऑब्वियसली कि उसका मेटल के साथ जो बॉन्डिंग रहता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आंसर हमारा रहता है इसमें सी। तो आई होप बच्चे लोग आप लोगों को मेरे साथ मजा आया होगा। हम लोगों ने सिर्फ ओनली 9 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर यहां पर आपके लिए 1 शॉट में कंप्लीट करके दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट करना। जहां पर भी आप लोगों को लगे कि मुझे ये नोट्स नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कीजिए, वहां पर स्नैपशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में वो सभी नोट्स को
कॉपी कीजिए, बार बार इसको रिपीट कर करके आप देखिएगा, तो आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना बहुत हो गया। टाटा बाय बाय, मिलते किसी और नए वीडियो के साथ।